पास ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज बताना है। कहा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ओम। यहाँ पे यानी कि एक हिडन 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में भी स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, नहीं तो कभी बता ही नहीं पाएंगे जब तक टाइम नहीं दिया होगा। तो टाइम नहीं दिया है इसका मतलब स्टेडी स्टेट पे बात की जा रही है ना। और तो मैं कह सकता हूं स्टेडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे होंगे और ऊपर वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो ब्रांच है इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। कितना वो आप निकाल सकते हैं कि बैटरी का वोल्टेज है 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, सो 1 एम्पियर के बराबर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। 1 एम्पियर करंट मैं मान लेता हूं यहां का पोटेंशियल 0 के बराबर, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं अनलेस एक पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राउंड किया गया है, तो है ना, कोई भी एक पॉइंट पसंद का पॉइंट आप 0 पोटेंशियल पे मान सकते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये ओम्स लॉ लगाइए तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, वोल्टेज 4 वोल्ट के बराबर, V by R is equals to करंट which is 1 एम्पियर, सब कुछ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट के बराबर है। ये टोटल कैपेसिटेंस कितना है 2 and 2 4, 4 and 4 is 2, सो 2 माइक्रोफेरेड का जो टोटल कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है 4 वोल्ट के बराबर है। तो मैं चार्ज बता सकता हूं पूरी इस लाइन में, पूरे इस कॉम्बिनेशन के लिए चार्ज कितना फ्लो होगा 4 into 2 which is equals to 8 माइक्रोकूलम। तो इस पर भी 8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और इनके कॉम्बिनेशन पर भी 8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा तो 4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। सो 4 4 और 8 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आने वाला है, पूछा गया है, इस पे आंसर आ जाएगा 8। ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल जो पूछा गया आपसे 27 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेन में। सवाल आपसे कहता है कि a set of n equal resistors of 10 ohm each is connected in series to a battery of EMF 20 volt। 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में and internal resistance is 10 ohm। Current I is observed to flow, then the n resistors are connected in parallel to the same battery. It is observed that current is increased 20 times, then the value of n is equal to। तो n की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखिए बेटा पहले n जब रजिस्टर हमने सीरीज में लगाए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट 10 into n के बराबर, और एक बैटरी यहाँ पे लगाई है जिसका EMF जो है किसके बराबर दिया है 20 वोल्ट के बराबर, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 के बराबर है। तो मैं इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू लिख सकता हूं, टोटल जो EMF है 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, सो इट विल बी 10 into n plus 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2/n+1 करंट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, हम इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं। तो n रेजिस्टर यदि पैरेलल में लगाए जाते हैं, हर एक का रेजिस्टेंस 10 के बराबर है, सो 10/n के बराबर इनका इक्विवेलेंट होने वाला है। यहां आ जाएगा इक्विवेलेंट 10/n। यहाँ पे एक बैटरी है 20 वोल्ट की, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम का, तो मैं करंट की वैल्यू जो है कह सकता हूं 20i के बराबर है, which is equals to 20 into 2/n+1 is equals to बैटरी का EMF जो है 20 divided by total resistance, so it will be 10 into 1 + 1/n, so n + 1/n।
तो ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है n+1 से n+1 गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, n की वैल्यू 20 मिल जाती है। तो हमारा आंसर जो है आ जाता है 20 के बराबर n = 20। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B, A और B टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट आपको बताना है। सबसे पहले जो नंगा तार है उस पे नजर जानी चाहिए। ये हमारे पास एक प्लेन वायर है और ये प्लेन वायर इस रेजिस्टर के अक्रॉस लगा है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है इस रेजिस्टेंस का, इसका काम तमाम हो चुका है, कोई इसमें करंट जो है इसमें फ्लो नहीं होने वाला है। तो इस रेजिस्टर को आप ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस पूरे सर्किट में से। अब ये 2 ओम और 2 ओम ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे इनका जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस वो बिल्कुल बराबर है। तो 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 1 एंड 2 सीरीज में कितना हो जाएगा 3 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको लिखना है 1.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.5, 15 से गया 3 बार, 3 से 3 गया, सो 1 ओम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का मिलने वाला है। ऐसे इन सवालों को अटैक किया जाता है। सबसे पहले आप सर्किट में ऐसा पार्ट ढूंढिए जहां पे प्लेन वायर लगा है, जहां पे शॉर्ट सर्किट किया गया है, वहां से आप स्टार्ट कीजिए, तब आपका क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट हमारे पास है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लें, क्योंकि यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो लोग इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिख के आ जाते हैं। तो इसको जरूर आप हाईलाइट करें 2-3 सेकंड तक कि यार पूरे सवाल का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। सवाल करने से भी ज्यादा ये है कि हम सवाल को सही पढ़ें। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। देखिए, हम किसी चीज के अंदर घुसते हैं, इसका मतलब वो चीज क्लोज है। ठीक है, मान लीजिए दरवाजा में यदि 4 दीवारें छत नहीं होती तो हम कभी नहीं कह पाएंगे कि हम इस कमरे के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक जो है एक सड़क है, सड़क पे एक बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, तो आप क्या ये कहते हैं क्या कि हम सड़क के अंदर घुस गए हैं? नहीं कहते, हम कहेंगे नहीं, जब तक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम एंटरिंग जो वर्ड है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि गॉसियन सरफेस है, ऑफ कोर्स क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, और क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है बेटा, वो एरिया वेक्टर होता है बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द शेप एरिया वेक्टर होता है, ds वेक्टर कह सकते हैं, ds वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि एंटर हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि एंटर हो रही हैं, ऑब्टूस एंगल बना रही हैं, तो ऑफ कोर्स E.ds नेगेटिव फ्लक्स हमें मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होने वाला है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फ्लक्स हमें मिलने वाला है। तो ये बात स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। A charge Q is placed at the center of the cube. सेंटर पे यदि कोई क्यूब के रखा हुआ है, सेंटर का मतलब बॉडी सेंटर है बाय डिफॉल्ट, the flux through all the faces will be same. तो जितने भी फेसेस हैं 6, उनके थ्रू सेम फ्लक्स पास होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं सारे फेसेस टू द चार्ज प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें ये चूज नहीं करना है। सी ऑप्शन की बात करें, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड net flux through a closed Gaussian surface containing no charge is equal to 0. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में होना चाहिए बराबर, हर जगह सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस रख देता हूँ और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स 0 के बराबर होगा, बिकॉज जितना फ्लक्स अंदर आया है, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई हैं, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल फ्लक्स 0 के बराबर है। तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये हमें चूज नहीं करना है। When electric field is parallel to Gaussian surface, it provides finite non-zero flux. देखिए भैया, गॉसियन सरफेस है छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर है ऐसे, और इसके यदि पैरेलल, सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो E.ds क्या होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 फ्लक्स पास होगा यदि सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमें चूज करना है। अब 4 ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पे डी ओनली हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। सवाल आपसे कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
of capacity 200 microfarad is connected to a battery of 200 volt. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को कनेक्ट किया है एक बैटरी से. बैटरी 200 वोल्ट की है, कैपेसिटेंस है इसका 200 माइक्रोफैरेड. A dielectric slab of dielectric constant 2 is now inserted in the space between the plates of capacitor while the battery remain connected. बैटरी को हटाया नहीं है. बैटरी को नहीं हटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे जो मर्जी कर लो कैपेसिटर के साथ, वो चेंज नहीं होगा. इसका काम है, ये पैदा इसलिए हुआ है बैटरी जिससे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई कर सके. तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, V will remain constant. अब चेंज क्या हुआ है बेटा, C की वैल्यू चेंज हुई है बिकॉज डाइलेक्ट्रिक हमने स्लैब लगा दी है, तो C की जो वैल्यू है वो C से Kc के बराबर हो चुकी है. तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल आल्सो चेंज. चार्ज भी हो जाएगा हमारे पास नया. तो कहना क्या चाहते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा ये हमें निकालना है. फाइनल मैं लिख सकता हूं जो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ Kc इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल की बात करें हाफ सी वी स्क्वायर. तो यहां से हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा K माइनस 1. तो ये एनर्जी में चेंज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज. तो यहां देखिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू C which is 200 microfarad into 10 to the power minus 6 into V square which is 200 square into K minus 1, 2 minus 1 is 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गई 6 पावर, 2 से गया 2, आपके पास यहाँ 2 और 2 बचा है, इसका मतलब 4 हमारे पास आंसर मिल जाता है. 4 माइक्रो जूल, नहीं 10 to the minus 6 लिखा है तो जूल हमें आंसर लिखना पड़ेगा. So 4 जूल will be our answer. 4 जूल, ठीक है, आंसर आएगा 4 जूल. A resistor dissipates 192 joule of energy in 1 second when current of 4 ampere passes through it. तो एक रेजिस्टर लिखा है, एक रेजिस्टर है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा जो है, ठीक है. तो रेजिस्टेंस हमारे पास एक ही है. नाउ व्हेन द करंट इज डबल, करंट को डबल किया जाता है. पहले करंट हमारे पास था I, अब करंट जो है हो गया है 2I. पहले वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, अब हो चुका है 8 एम्पियर के बराबर. 1 सेकंड की बात कर रहे हैं पहले और अब बात कर रहे हैं 5 सेकंड की. तो हमें हीट बताना है कितना निकलेगा. सिंपल सवाल है, हम जानते हैं जूल हीटिंग का फॉर्मूला I स्क्वायर RT होता है. यदि T टाइम के लिए एक R रेजिस्टर के द्वारा I करंट फ्लो करवाया जाता है, R रेजिस्टर में I करंट फ्लो करवाते हैं T टाइम के लिए, तो I स्क्वायर RT के बराबर हीट रिलीज होती है. तो मैं यहाँ लिखूंगा 192 इज नथिंग बट I स्क्वायर 4 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस R नहीं पता, टाइम जो है 1 सेकंड. तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 192 बाय 4 स्क्वायर, या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर. अब इस सेम रेजिस्टर को हम 5 सेकंड के लिए एक्सपोज करवाते हैं 8 एम्पियर करंट में, तो मैं नया हीट कह सकता हूं I स्क्वायर RT. सो इट्स 8 स्क्वायर विच इज 64 इंटू रेजिस्टेंस विच इज 192 बाय 16 इंटू T इतना है 5 सेकंड. I स्क्वायर RT 16 से गया 4 बार, 4 5 20, सो 20 इंटू 192 करना है, 2 4 2 18 और 1 2 1 2 3, सो 3840 जो है आपको जूल के बराबर एनर्जी रिलीज होगी वहां पे, ठीक है. सो 3840 जो है हमारा आंसर हमें मिल जाता है 3840. सवाल हमारे पास है, दो पार्टिकल हैं A और B हैविंग चार्जेस 20 एंड -5 माइक्रोकूलम म्यू C respectively are held fixed with a separation of 5 cm. इन दोनों को फिक्स किया गया है, यहां ऐसे फिक्स कर दिया इनको, और इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर के बराबर है. क्यों किया मैंने वो? At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगना चाहिए उस तीसरे पार्टिकल के ऊपर, तो कहां उस पार्टिकल को रखा जाए? सो बेसिकली नल पॉइंट आपसे निकलवाना चाह रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए यदि सेम नेचर के चार्जेस हैं तो नल पॉइंट बीच में आता है, और यदि सेम नेचर के चार्जेस नहीं हैं तो किसी भी चार्ज के एक तरफ जो है हमें मिलता है नल पॉइंट, और यदि मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं और ऑपोजिट नेचर है तो छोटा जो मैग्नीट्यूड है उसके पास में दूसरी तरफ हमें नल पॉइंट मिलता है. तो यहां हमें नल पॉइंट कहीं मिलेगा, नल पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 लगेगा उस पर, या कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा. इसका लॉजिक आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिकॉज यदि हम सेंटर पे कोई पॉइंट लेते हैं, बीच में कहीं पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से होगा इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ होगा. तो कोई भी चार्ज इनके बीच में रखा जाएगा, दैट इफ पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ भागेगा. यदि मैं यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखता हूं तो यहां चार्ज पार्टिकल पर
इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फोर्स लगेगा इधर। ये छोटा चार्ज ज्यादा डिस्टेंस तो ये कम फोर्स लगा पाएगा यहाँ पर, ये ज्यादा चार्ज कम डिस्टेंस तो ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, तो ये ओवर पावर कर देगा, ओपी हो जाएगा इसका यहाँ पे इफेक्ट। तो हमें करना क्या है, बैलेंस करना है इफेक्ट, जो इसका है उसका एक काउंटर बैलेंस करना है इससे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा जिससे छोटा चार्ज छोटा डिस्टेंस तो ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा ऐसे, और ये बड़ा मैग्नीट्यूड होते हुए भी बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है तो ये उतना ही फोर्स लगभग लगा पाएगा। तो यहाँ पे संभावना है एक नल पॉइंट के होने की, तो मैं मान लेता हूं कि बी पॉइंट से, अच्छा डिस्टेंस कहां से पूछा है, राइट साइड, ठीक है, यहां से मान लेता हूं डिस्टेंस जो है x है, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k इंटू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना होगा, k इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। k से k 5 से गया 4 बार, स्क्वायर रूट ले लीजिए 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस एक्स। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल में आप लें तो आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप प्लस वाला ही रूट लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। x की वैल्यू मिल जाती है आपको 5 के बराबर, सो 5 हमारा आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। ऑप्शन चेक कीजिए, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम, नो। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, ठीक है। एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम -5, ना बीच में तो हो ही नहीं सकता। एट मिड पॉइंट, ना मिड पॉइंट नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा जो है सही आ जाता है। आगे चलते हैं अगले एक सवाल की तरफ जो कहता है कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर शंटेड विद 5 ohm resistance and 2% of the current passes through it. ओके, तो 2% की बात करी गई है, 2% of current passes through it, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ 2% करंट जाता है। सही बात भी है, हम जानते हैं कि जब हम शंटिंग करते हैं तो मैक्सिमम करंट उस वायर में से निकलता है जो कम रेजिस्टेंस का वायर है, यानी जो शंट हमने यूज किया है उसमें से मैक्सिमम करंट निकल जाता है, सो 98% जो करंट है वहीं से निकलेगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको बताना है। सवाल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R के बराबर है, शंट रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर है। मान लेता हूं कि 100 एम्पियर या आप I नॉट बराबर मान लीजिए या 100 I नॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी करे वो आप वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं I नॉट या 100 I नॉट ले लेता हूं, यहाँ पे 100 I नॉट के बराबर टोटल करंट आता है, 2% जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स I नॉट के बराबर करंट जाएगा इस गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ पे 98 टाइम्स I नॉट के बराबर करंट जाएगा इसमें। अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो आप I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो 2 टाइम्स I नॉट into resistance is R is equals to 98 times I naught into resistance is 5. So I naught से I naught cancel out हो गया, 2 से चला गया ये 49 times. So R की वैल्यू आपको मिल जाती है 5, 45, 5, 4, 5, 20, 24. So 245 ओम आपको आंसर मिल जाता है, 245, यानी कि C ऑप्शन जो है हमारा मैच हो जाता है। आगे चलते हैं। A square shaped wire with resistance of each side 3 ohm is bent to form a complete circle. The resistance between two diametrically opposite points of the circle in unit of ohm will be equal to. Square है कुछ ऐसे, स्क्वायर की जो साइड है, हर एक साइड उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये 3 ओम और ये 3 ओम और ये 3 ओम, तो ऐसे रेजिस्टेंस हमारे पास है इस तरीके से। अब इस स्क्वायर का हम क्या करते हैं, इसको हम सर्कल की फॉर्म में बदल देते हैं, सर्कल की फॉर्म में बदल देते हैं। जो भी इसका लेंथ है, अभी देख लेंगे, लेंथ का हिसाब भी कर लेंगे क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये बना दिया सर्कल, सर्कल के जो दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स हैं उनके बीच में हमें निकालना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यार मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो टोटल लेंथ है, टोटल 12 ओम का रेजिस्टेंस ही इसमें होने वाला है, बिकॉज हमने ना तो लेंथ को कम किया है ना ज्यादा किया है, ना स्ट्रेच किया है वायर को, कोई भी इसके वायर के कॉम्पोजिशन में, वायर के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इसका है वो कंजर्व रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बिकॉज सेम वायर है यार। अबे समझ गया कि नहीं? अबे चार्जर है हमारा फोन का, अब चार्जर जो है उसको सीधा करूंगा उसका रेजिस्टेंस और उसको घुमा दूंगा मैं, तो उसका रेजिस्टेंस बदल थोड़ी जाएगा, हम सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, उसकी शक्ल बदल रहे हैं, अंदर अभी भी वही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ऊपर आधे वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 6 ओम, और नीचे हाफ जो है
उसका भी रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर होगा। These two are connected in parallel combination, पैरेलल है, सेम रेजिस्टर है, 6 और 6 का आधा कर दो तो 3 ओम हमारे पास इक्विवेलेंट बन जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3 ओम के बराबर। सवाल है हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर इज। 15 ओम कहां पे है देख लो, ये रहा 15 ओम, इसके अक्रॉस हमें निकालना है कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए मुझे करंट निकालने की आवश्यकता होगी। यदि इसमें करंट में निकाल लूं तो I इंटू आर से मैं निकाल सकता हूं कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अब सब कुछ मैं आसानी से कर देता, यहाँ मैं कह देता कि ये 12 वोल्ट लग रहा है इस पे, वो सब कर देता, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है जो है कबाब में हड्डी बन के ये आ चुका है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आने की वजह से मुझे पहले करंट निकालना होगा कि इस वाली ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। इस वाली ब्रांच में करंट निकालने के लिए मुझे टोटल करंट निकालना होगा बैटरी से कितना जा रहा है। इस टोटल बैटरी के द्वारा करंट निकालने के लिए मुझे पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं भैया, 4 और 4 2, 2 और 2 4, 4 यहाँ पे, यहाँ तक जो है रेजिस्टेंस 4 ओम बन चुका है। 15 और 10 कितना होता है पैरेलल में? 15 150 बटा 25 6, तो प्लस 6 ओम। तो ऊपर की जो ब्रांच है उसमें टोटल रेजिस्टेंस बन चुका है 10 ओम के बराबर। ठीक है, ऐसे करते हो ना आप भी, क्या फिर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है? फॉर्मूला तो नहीं लिखते हो एक एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप छोड़ दो, है ना, आप बड़े हो चुके हो आप। अब 2021 भी आ चुका है यार, मतलब यदि मान लो 2000 चल रहा होता है तो मान लेता कि चलो यार इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब सब लोग जो है एडवांस हो चुके हैं। तो यदि सेम रेजिस्टर है पैरेलल में तो आधा कर दीजिए टोटल को, तो 4 और 4 का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 2, 2 + 2 4, और 15 और 10 का पैरेलल निकालना है। सो R1 R2 अपॉन R1 + R2 जो है अपने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। 15 × 10 150 डिवाइडेड बाय 15 + 10 इज 25, 150 बटा 25 जो है 6 होता है। सो आई विल राइट 6, 6 + 4 इज 10 ओम। सिमिलरली नीचे मैं करूंगा 8 8 4, 12 12 6, 4 6 10, तो नीचे भी आपको मिलने वाला है 10 ओम के बराबर रेजिस्टेंस। ये 10 है, ये 10 है, इनका टोटल कितना आ जाएगा? 5 ओम के बराबर। तो 5 ओम रेजिस्टेंस, नीचे बैटरी है 12 वोल्ट की, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। सो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो चुका है। 12 वोल्ट की बैटरी है तो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे निकलेगा, और 2 एम्पियर करंट जाएगा तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि यार 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, और 2 एम्पियर बैटरी से निकल रहा है। 2 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, यहाँ आधा आधा हो जाएगा और यहाँ पे फिर भी 1 एम्पियर ही जाएगा। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 1 एम्पियर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं इसमें निकालना चाहता हूं। इतना भी मत करो, काम कर लो। इसका इक्विवेलेंट कितना आया था? 6 ओम के बराबर। 6 ओम इंटू 1 एम्पियर कितना होता है? 6 वोल्ट। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, तो हमारा आंसर भी 6 वोल्ट होने वाला है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट के बराबर। ठीक है, सवाल हमारे पास है ये, कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर। The charge on the upper plate of the capacitor is, इस कैपेसिटर की अपर प्लेट पर चार्ज आपको बताना है। तो ये प्लस माइनस इस तरीके से चार्ज यहाँ पे आएंगे, और मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो टाइम के साथ वेरी होता चार्ज, लेकिन स्टेडी स्टेट पे बात कर रहे हैं इसलिए टाइम भी आपको दिया नहीं है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा कि ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हुआ होगा। तो यार देख लो, 2 2 2 एक समान रेजिस्टर हैं। यदि 3 आइडेंटिकल हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, या 3 से ज्यादा भी हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, तो इनमें जो बंटवारा है वोल्टेज का वो बराबर होता है। सीरीज में यदि रेजिस्टर लगे हैं, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस के आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इक्वल तरीके से बंटवारा होता है। ठीक है, इक्वल तरीके से बंटवारा होता है। सो 6 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की तरह बट जाता है। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल आल्सो बी 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस कितना है? 50 माइक्रोफैरड, तो आपको मिल जाएगा 100 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज। तो चार्ज स्टोर जो है वो 100 माइक्रोकूलम आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि आप इस कैपेसिटर को एक बार के लिए भूल जाइए। 2 4 6 6 किलो ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट अपॉन 6 किलो ओम, या 6000 लिख लीजिए इसे, तो आ जाएगा आपके पास ये 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर विल बी द करंट, और करंट 1 मिली एम्पियर है। सो I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर, तीनों जो वैल्यू है बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है? 2 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर विच इज 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, समझ गए? आंसर कितना आ जाएगा? 100 माइक्रोकूलम। आंसर विल बी 100 माइक्रोकूलम। अगला सवाल हमारे पास है, A uniform heating wire of resistance 36 ohm
36 ओम का हमारे पास रेजिस्टर है, कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। 240 वोल्ट पोटेंशियल से लगा दिया जाता है। वायर इज देन cut into half and potential difference of 240 volt is applied across each half separately. The ratio of power dissipation in first case to the power dissipation in the second case will be equal to 1:x, where x is equal to। तो यार एक रेजिस्टर है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स से उसको लगाया जाता है, फिर उसके बाद हम वायर के दो टुकड़े कर देते हैं और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग उस पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो आपसे पावर इनिशियल और पावर फाइनल जो टोटल है उसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो पहले पावर में लिखूंगा v स्क्वायर बाय r, सो इट्स 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय, बाद में क्या करते हैं, वायर को काट देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है 18 ओम रह गया। सो 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 प्लस 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, ये आपको मिल जाएगा रेशियो। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो 240 स्क्वायर 240 स्क्वायर 240 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, बिकॉज यहां से कॉमन ले लेंगे और वो ऊपर कट जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 1/36, ये बचेगा 1/18 1/18 2/18 1/9, तो आ जाएगा आपके पास ये 1/4। सो 1/4 हमारा आंसर होगा। तो आपसे पूछा है 1:x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर।